नमस्कार छात्रों, मैं उज्ज्वला टीचर। आज मैं आपको कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती पाठ्यपुस्तक से पाठ क्रमांक 3 वहारे हमदर्द ये पाठ पढ़ाने वाली हूँ। इस पाठ के लेखक है घनश्याम अग्रवाल। इनका परिचय मैं आपको संक्षिप्त में देती हूँ। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई थी। इन्होंने आसपास की प्रत्येक स्थिति का, घटना का हास्य ढूंढकर इसे व्यंग्य रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इनकी अखिल भारतीय मंचों पर भी हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रियता हुई है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं हंसी घर के आईने, ये हास्य व्यंग्य है। आज़ादी की दुम, आई एम सॉरी, ये हास्य कविता संग्रह है। और अपने अपने सपने, ये लघु कथा संग्रह है। प्रस्तुत गद्य के संबंध में आपको कहना चाहूँगी, ये हास्य व्यंग्य निबंध है। हास्य व्यंग्य निबंध यानी क्या? प्रखर तरह से हास्य के विपरीत व्यंग्य किया जाता है। जहाँ पर मनुष्य को हंसना नहीं होता है, वहाँ पर उसे हंसाया जाता है। लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमारे देश की परंपरा ही कही या संस्कृति ही कीजिए कि दुर्घटना के बाद सारे लोग हमदर्दी जताने आ जाते हैं और मरीज को देखने के लिए अस्पताल में आ जाते हैं या घर में आ जाते हैं और हमदर्दी जताने का कार्य करते हैं। ऐसे हमदर्दी जो है कभी कभी क्या हो जाती है, बड़ी पीड़ादायक हो जाती है, परेशानी बन जाती है। और ये सारी बातें बिल्कुल सुंदर तरीके से, सुंदर संवाद के माध्यम से लेखक ने यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया हुआ है। मैं पाठ पढ़ते आपको उसी समय स्पष्टीकरण करवाने वाली हूँ। ध्यान रखिए, आप सबके पास पाठ्य पुस्तक होना अनिवार्य है। पाठ्य पुस्तक निकाले, मैं पाठ पढ़ने की शुरुआत करती हूँ। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। यहाँ पर पूंजीवादी और समाजवादी जो है अर्थव्यवस्था के प्रकार है। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। घृणा की नज़रों से यानी नफरत की नज़रों से। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। टांग अड़ाना, इसका अर्थ है बाधा डालना। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। जैसे मैंने कहा था कि आज भी वही परंपरा है समाज में, जब किसी की दुर्घटना हो जाती है तो हमदर्दी जताने के लिए वहाँ पर लोग क्या हो जाते, भीड़ के स्वरूप में इकट्ठा हो जाते। बिल्कुल वैसा ही प्रसंग आगे आपको अभी सुनाई देगा, दिखाई देगा। आखिर लेखक जो है, आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कहराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुक रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग टूटना। छात्रों, टांग टूटना ये कोई मुहावरा नहीं है। मुहावरा कौन सा है? टांग अड़ाना। लेकिन परिस्थितियों के स्वरूप में उन्हें क्या किया है, वहाँ पर नए मुहावरों का जन्म दिया, नया मुहावरा सूचित किया, टांग टूटना। यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा। काँप उठना, भयभीत होना। अस्पताल वैसे एक खतरनाक शब्द होता है। फिर यदि उनको
सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है, क्योंकि वहाँ के अनुभव जो होते हैं बड़े ही विचित्र स्वरूप के होते हैं। इसका अंदाज़ा उन्हें पहले ही आ गया और इसलिए उन्होंने इस बात को पहले ही सिद्ध कर दिया। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। हमदर्दी, सहानुभूति जताना। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नेम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि यह मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई है। जैसे ही उनके आंखों के सामने अस्पताल के दृश्य आने लग जाते हैं, वैसे वैसे वो अपने ख्यालों को व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं और उन परिस्थितियों से थोड़े भयभीत भी हो गए हैं। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर भी कभी उसमें मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। इसी तरह से व्यंग किया जाता है छात्रों। जो व्यक्ति दुखी होता है लेकिन आंखों के माध्यम से ही इसे भाव व्यक्त किए जाते हैं। अब आगे देखते हैं। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत भी आ जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, इन्हें दिखावा करने के लिए जो आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, यह सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैं उन्हें नहीं देखता तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मेरे दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। मोहल्ले वाले अपने फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही इन्होंने मेरी ओर इशारे करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़िया घर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। उनके मन की भावनाएं जो है वो बिल्कुल अभी किस तरह से विपरीत स्वरूप में है। इसलिए इस निबंध को हास्य व्यंग कहा जाता है छात्रों। आगे तो और बहुत कुछ आनंददायी है। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले ही उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो, बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक काँप उठा, भयभीत हो गए। तो अस्पताल में आने वाला हर एक हमदर्दी अलग अलग रूप लेकर आता है।
और शायद इसीलिए पहले से ही यहाँ पर भयभीत थे वो कि ये सारी बातें उनके साथ होने वाली और बिल्कुल उसी तरह से होती हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि हमदर्दी जताने वाले लोग क्या करते हैं, उस परिस्थिति का फ़ायदा लेते हैं और उसे क्या करते हैं और ज़्यादा दुख देने का प्रयास करते हैं। हमदर्दी कम और दुख ज़्यादा, पीड़ा ज़्यादा। अभी आगे तो बहुत कुछ सुंदर रचनाएं की हैं, सुंदर शब्दों का संवाद है। तो चलिए छात्र आगे सुनते हैं। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने के बाद हद कर देते हैं, विशेषकर वे लोग रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़े रोने लगा। औंधा यानी उल्टा। और कहने लगा, हाँ तुम्हें क्या हो गया, कार वाले का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती से मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुआ बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हे। अच्छा भाई माफ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी ने अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। और भी बड़ी घटना ये उनके लिए, तो जो जान पहचान का नहीं था लेकिन टैक्सी का किराया उनको भरना पड़ा। तो इसलिए उनका जो दर्द है बड़ा ही गहरा होता जाता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तक आपको कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी छात्र। आगे सुनते हैं। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग ज़रूर आएंगे जिसकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं जो लपकानंद, उनकी बेतुकी कविताओं ने सारा शहर परेशान है। बेतुकी जिसका कोई तुक नहीं होता है, कोई लय नहीं होते, कोई शब्द का सुंदरता से अर्थ नहीं होता है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में टोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलांग, असम की राजधानी है शिलांग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनकर मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविता सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, आप मुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है, हो तो ज़रूर तोड़ो, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते ये हमदर्दी जताने वाले। तो यहाँ पर जो बीमार सदस्य हैं, जो हमदर्दी जताने के लिए आए हैं लोग, उन्हें बड़ा परेशान कर देते हैं और इसी परेशानी की वजह से वो भगवान से प्रार्थना करने लग जाते हैं कि भगवान मेरी दूसरी टांग भी तोड़ देना, लेकिन ऐसी जगह पर तोड़ना जहाँ पर मेरा कोई परिचित ही नहीं हो और मुझे कोई हमदर्दी जताने के लिए ना आए। तो ये हमदर्दी जताने वाले भी क्या हो जाते, बड़े परेशानी में डाल देने वाले होते हैं। और जो बीमार व्यक्ति होता है ना वो स्वस्थ रह सकता है, ना अपनी
तबीयत का ख्याल रख सकता है। इनकी परेशानियां झेल झेल कर उसका स्वास्थ्य और भी ज़्यादा बिगड़ जाता है। इसलिए लेखक ने यहाँ पर हास्य व्यंग्य माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया है। तो छात्रों, ये कहानी, ये निबंध आपको ज़रूर समझ में आया होगा, ऐसी अभिलाषा मैं मन में रखती हूँ। चलिए, धन्यवाद।